उस वेबसाइट से सलमान आपने कितने बनाए थे? $36,000 आई थिंक, somewhere around that. एंड वही सेम वेबसाइट सेम ट्रैफिक मैंने 10,000 में भेजी थी। यू आर सेइंग कि एआई कभी भी मार्केट में जगह नहीं बना सकती। एआई हर जगह पे छा चुकी है। अब आप उस बात को कैसे एक्सप्लेन करो? मेरा सिर्फ मसला ये था, तुम $10 का टूल बेचते हो ना न्यूबीज को, जस्ट ऑन द नेम ऑफ फ्यूचर, दैट्स इट। क्या ब्लॉगिंग का अभी भी वही वर्थ है या एआई ने इसका बेड़ा गर्क कर दिया है? ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं ना करें। तो 99% जो ब्लॉग्स हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही दे रहे हैं। गूगल इज वेरी हिपोक्रेट विद द बिग ब्रांड्स, स्मॉल ब्रांड्स को बिल्कुल सर्वाइव करने ही नहीं देता। गूगल कह रहा है कि अगर ये कंटेंट यूज किया इनडायरेक्टली तो अच्छा नहीं होगा। आप खुद यही कंटेंट यूज कर रहे हैं, और कहाँ से कर रहे हैं? हमारी वेबसाइट से डेटा लेकर। वैसे मुझे आज पता चला कि सलमान भाई की उर्दू भी काफी अच्छी है, मुहफ़्फ़फ़। अच्छा, मुझे लगता है मैंने गलत बोला। अस्सलाम वालेकुम, पखेर, दिस इज माय ब्लॉगर और एक नए कपशप शो के साथ आपको वेलकम करते हैं। जनाब, आज का जो एपिसोड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखना चाहते हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एफिलिएट मार्केटिंग या लोकल ई-कॉमर्स स्टोर चला रहे हैं। तो आपको आज की इस वीडियो में हम गाइड करेंगे कि कैसे अपने ब्लॉग की एसईओ करवा के उसको अच्छे पोजीशन पर रैंक करवा सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सीधा आपको अपने गेस्ट की तरफ लेके जाते हैं। तो मिलाते हैं आपको सलमान बेग से। वेलकम सलमान बेग, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच इस्माइल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, मुझे लगता है कुछ 4-5 साल बाद जो है फाइनली ये पॉडकास्ट होने जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। और लास्ट टाइम जब हमारा हुआ था फेसबुक पर, तो उसमें मेरी और आपकी लड़ाई हो गई थी। यस आई नो। वेल सलमान, आई डोंट नो कि हमें करना चाहिए नहीं, शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन, ज़्यादा लंबा नहीं जाएंगे। सलमान कौन है, क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपके बकौल आपके कि मैं एआई के बहुत ख़िलाफ़ हूँ, जो कि बिल्कुल गलत इंट्रोडक्शन है। सेकंड ये कि ऊंट पहाड़ के नीचे वाली जो आपने बात की है, तो पहाड़ ऊंट के नीचे नहीं आ रहा था, दैट्स अदर वे अराउंड। दूसरा ये कि ये पॉडकास्ट बहुत गपशप वाला होने वाला है आपके साथ, एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड टू दैट। मैं तकरीबन 12 साल से एसईओ की इंडस्ट्री में हूँ। ब्लॉगिंग पहले की, आपके साथ भी हमारे सेशन वेशन होते रहते थे, बातें शातें होते रहती थी। फिर स्विच किया टेक्निकल एसईओ पे ख़ास तौर पे। फिर उसके बाद डिफरेंट कंपनीज ज्वाइन की, अपनी एजेंसी चला रहा था मैं। फिर अभी अली बाबा के साथ हूँ एज ए हेड ऑफ एसईओ इन साउथ एशिया रीजन। तो बेसिकली जितना मेरा एक्सपीरियंस है ये प्योरली एसईओ से अराउंड ही है। बेसिक एसईओ से लेकर सिमेंटिक एसईओ, टेक्निकल एसईओ, एवरी सिंगल मेट्रिक ऑफ एसईओ जो भी आप उठा लें, तो उसमें मैंने कहीं ना कहीं काम और या अपनी कंट्रीब्यूशन की है। तो ये मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन है और इसी को ही आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। मुझे लगता है कि ऑनलाइन फील्ड में जिस बंदे के साथ सबसे ज़्यादा मेरा साथ रहा है वो आप ही है। हमारा पहला इवेंट हुआ था आई एम सेंसेस में बैक इन 2011-12 13, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। 13 से पहले था, 13 से पहले ही था। उस टाइम पता नहीं था इवेंट क्या होता है, ब्लॉगिंग क्या होती है, बस थोड़ा बहुत जितना जानते थे वो हमने लोगों के साथ शेयर किया था। बिल्कुल ऐसे ही। सलमान, एसईओ अगर मैं बात करूँ 2013 की और हम बात करें 2024 की, क्या मेजर डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है? देखें, एसईओ की फील्ड में तो बेसिकली कोई ख़ास डिफरेंस नहीं आया। एसईओ इटसेल्फ एज अ सब्जेक्ट, एज अ डिसिप्लिन, लेकिन जो सर्च इंजन है बेसिकली जिसके लिए हम एसईओ करते हैं वो बहुत ज़्यादा बदल गया है। पहले 2012-11 प्री-11 मेरे ख्याल से उसमें देयर वर नो गूगल एनिमल्स लाइक पांडा, पेंगुइन, ह्यूमिंग बर्ड, ऑल ऑफ दिस एनिमल्स ये थे नहीं। कोई एल्गोरिथम अपडेट आती नहीं थी। जो गूगल चल रहा है, जो सर्च इंजन चल रहा है वैसे ही चल रहा है। कोई हल्की फुल्की अपडेट आती थी तो वो हमें नहीं पता चलता था, वो सब उसमें खुद ही चेंज हो जाती थी। आई रिमेंबर रैंकिंग वेबसाइट्स विद स्पैम बैकलिंक्स, विद मेकिंग श्योर कि हमारे जो कंटेंट में उससे 50 दफ़ा हमारे कीवर्ड हो, मतलब ऑल ऑफ दिस स्पैमी थिंग्स। फास्ट फॉरवर्ड टू 2024 राइट नाउ, जिसमें गूगल की एक डेटा लीक हुआ है, जिसमें एपीआई लीक उसको हम बोलते हैं, जिसमें गूगल के पेटेंट्स का जो डेटा है जो एप्लीकेबल है गूगल के सर्च इंजन में उसको बनाने में, वो थोड़ा वाज़े तौर पे आ गया। मतलब पेटेंट्स पे तो होता है ना कि ये टेक्नोलॉजी ऐसे है, गूगल में वो किस तरीके से अप्लाई हुआ हुआ है, कौन कौन सी चीज़ उसमें यूज़ होती है, वो थोड़ा सा डेटा बाहर आ गया। तो पता चला कि यार गूगल इज़ अ वेरी स्मार्ट सर्च इंजन। इट्स नॉट समथिंग हम सोचते हैं कि यार लिंक बना तो बस चल जाएगा, या हम ऐसे बोलते हैं यार कंटेंट लगाओ तो बस वेबसाइट रैंक हो जाएगी। खैर, हमारा एज एन एसईओ गाइस, तो हम तो पहले से इस चीज़ पे बिलीव करते थे कि देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो उसको रैंक करते हैं। लेकिन इस लीक के बाद ख़ास तौर पे वो कुछ चीज़ें इस तरह कंफर्म हुई कि जो गूगल की तरफ से ही आई। ऑल द पेटेंट्स भी अगर हम देखें ना तो वो भी ठीक है, सर्च इंजन के ही पेटेंट है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे गूगल ने उसको क्लेम तो नहीं किया कि हम उसको यूज़ कर रहे हैं। लेकिन एपीआई में ऐसा हुआ कि वो चीज़ें आगे जो एक्चुअल गूगल में एप्लीकेबल थी और अप्लाई हो रही थी। उसमें से पहला मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कैसे सर्च इंजन चेंज हुआ। पहले हम कोई भी लिंक बनाते थे ना तो दैट वाज जस्ट अ लिंक, उसकी डू फॉलो नो फॉलो डजंट मैटर, इट ऑल वर्कड आउट। आज इस टाइम पे अगर आपका लिंक एक खास क्राइटेरिया पे नहीं उतरता ना तो गूगल उसको कंसिडर ही नहीं करता।
हम समझते हैं कि यार लिंक से नेगेटिव फायदा मिलता होगा या मतलब वेबसाइट नीचे जाती होगी, देयर आर फेयर चांस कभी जाते भी होगी, एक्सेप्शंस आर देयर, लेकिन 99% ऑफ द टाइम गूगल उस लिंक को कंसीडर नहीं करते, स्पैम बैकलिंक है। ओके, और स्पैम बैकलिंक आपकी बात कौन सा हो सकता है? पॉसिबली वो लिंक जो आपकी वेबसाइट के लिए नहीं बना, और गूगल इसको एक बड़े मजे की चीज से आइडेंटिफाई करता है कि क्या उस लिंक से आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आ रही है। ओके, अगर वो आ रही है तो दैट्स अ गुड बैकलिंक। तो अब आप मुझे वैसे सोच के बताओ कि, या मैं अपने आप सोचूं कि कब भी हमने कोई ऐसा लिंक लगाया जिससे हमें ट्रैफिक आती हो? कभी भी नहीं। तो ये गूगल का इतने सख्त मैट्रिक्स हैं। तो खैर अगेन सर्च इंजन है, मशीन है, थोड़ी सी ट्रिक हो जाती है। तो आजकल भी लोग इधर उधर के काम कर लेते हैं। मैं दूसरा आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं तो समझा था बड़ा गपशप वाला इंटरव्यू होगा, लेकिन आपने शुरू से ऐसा सवाल पूछा कि जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, दिन रात में इस बारे में सोचता हूँ, इस बारे में काम करता हूँ, इस बारे की मतलब यही कम्युनिटी है और इन्हीं के साथ इसी चीज़ की बातें होती है। तो आपने सवाल पूछे तो आपको चुप कराने के लिए मुझे बोलना पड़ेगा कि बस यार आप तरह मजाक की बात भी करते हैं। दूसरी सर्च इंजन में ये चीज़ चेंज हुई ना बेसिकली कि चेंज नहीं हुई। बाय द वे मैं आपको बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। हम समझते थे कि यार सर्च इंजन ऑटोनोमसली काम कर रहा है, ऑटोनोमसली ऐसे कर रहा है कि बस सर्च इंजन एल्गोरिथम में काम कर रहा है, लेकिन वो इधर उधर से इतना डेटा ले रहा है ना, और उसकी बेस पे सर्च आपकी मॉडिफाई करता है। सर्च हिस्ट्री फॉर एग्जांपल, अगर मैं एप्पल सर्च करता हूँ फॉर एग्जांपल, और मैंने उससे पहले दरख्त सर्च किया हुआ है, ट्री सर्च किया हुआ है, प्लांट सर्च किया हुआ है, ग्रास सर्च किया हुआ है, तो मुझे शायद दूसरा एप्पल दिखाए। ऑन द कंट्री अगर आपने रैम, प्रोसेसर, स्टीव जॉब सर्च किया फिर आप एप्पल लिखो, आपको दूसरा एप्पल दिखाएगा। तो एक छोटी सी एक प्रोफाइल की एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ निकली है इस लीक में, खास तौर पे जिसको क्लिक डेटा पहले बोलते थे हम उसको अपने जुबान में, लेकिन उसको गूगल बोलता है नेव बूस्ट। वो बेसिकली ये चीज़ है कि हाउ डेप्थफुल योर क्लिक्स आर, कितने वेबसाइट पे आपके लोग आ रहे हैं और कितने डेप्थ में आ रहे हैं। अगर वो एक लंबा क्लिक है, यानी पूरी वेबसाइट आपकी स्क्रॉल कर रहा है, तो गूगल उसको बहुत स्ट्रॉन्ग रैंकिंग फैक्टर लेता है। पहले मुझसे लोग कभी पूछते थे कि यार व्हाट आर द टॉप रैंकिंग फैक्टर्स, मैं बोलता था यार लिंक है, उसके बाद बस डायरेक्ट कंटेंट है, उसके बाद फिर ये। तो मेरे ख्याल से लिंक्स तो है, सब्सटेंशियल फैक्टर है, लेकिन दूसरे नंबर पर जो क्लिक डेटा नहीं है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर रैंकिंग्स। तो और ये अभी हमें आकर बातें पता चली हैं क्योंकि लीक हुई है, उसमें हमने पढ़ा, स्टडी किया है। तो कहने का इट मीन सलमान कि आपको अपनी वेबसाइट पर इंटरनली बहुत काम करना होगा अगर आप अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना चाहते हैं, बिकॉज अगर आपकी वेबसाइट इंटरनली ऑप्टिमाइज नहीं है, यूजर कभी भी उस पर टाइम स्पेंड नहीं करेगा। आपने ये बहुत खूबसूरत बात की है कि बाज़ औक़ात ना वो लोग नॉन टेक्निकल तरीके से एक ऐसी बात कर जाते हैं जिसका एक्चुअल में ना एक पूरा मीनिंग होता है। ये जो आपने अभी बात की है ना, इसको हम बोलते हैं सिमेंटिक एसईओ। सिमेंटिक एसईओ, ठीक है। व्हाट यू मीन इज सिमेंटिक एसईओ। व्हाई? बिकॉज सिमेंटिकली यू स्ट्रक्चर योर वेबसाइट इन अ वे कि क्रॉलर्स एंड यूजर्स बोथ मेक द मोस्ट आउट ऑफ योर इन्फॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट, विच मीन्स कि अगर आपकी वेबसाइट है उसमें आपने 50 किस्म की इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, 50 किस्म की चीज़ों के बारे में लिखा है, लेकिन वो एक्सेसिबल नहीं है, वो देख नहीं सकते, उसका यूआई ठीक नहीं है, यूएक्स ठीक नहीं है, तो यूजर का भी फायदा नहीं है, सर्च इंजन को भी फायदा नहीं है। तो क्लिक्स को लंबा करने के लिए, डेप्थफुल क्लिक बनाने के लिए, विच मीन्स सेशन को ज़्यादा घसीटने के लिए, यू नीड टू ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट फॉर सिमेंटिकली एंड फॉर द यूजर्स। सो सिमेंटिक एसईओ की आपने बात की, और आई थिंक के 2023-22 से ऑनवर्ड जितना भी है हमारे पास वो यही एक चीज़ डिस्कस हो रही है कि सिमेंटिक एसईओ कर लो, सिमेंटिक एसईओ कर लो। सलमान, सिमेंटिक एसईओ को एक एज ए लेमैन आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? मैं तो सबसे पहले लेमैन को एक्सप्लेन ही नहीं करूंगा ये, क्योंकि लेमैन को मैं बताऊंगा कि यार जा तू इस तरह कर, शुरू कर, फंडामेंटल्स एसईओ के सीखो पहले, ठीक है। मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, मतलब नॉट इन अ डेरोगेटरी वे। जो अगर लेमैन है ना, तो उसको सिमेंटिक एसईओ से कोई काम होना ही नहीं चाहिए। उसको चुप करके जाकर पहले देखना चाहिए कि भाई सर्च इंजन कैसे काम करते हैं, बेस फंडामेंटल्स उसके सीखे, कुछ अपने टेस्ट प्रोजेक्ट वगैरह करे, उसमें एक्सपेरिमेंट करे, कंटेंट कैसे अपलोड होता है, कैसे टाइटल चेंज होता है, कैसे परमालिंक चेंज होता है, कैसे ऑप्टिमाइज होता है, हाँ रैंकिंग कैसे ट्रैक होती है, सर्च कंसोल कैसे कर, ये तो फंडामेंटल सीखे ना लेमैन। लेकिन आप अगर उसकी बात करें कि वो लेमैन जो मेरी तरह है कि जो हर एक इंडस्ट्री में जब नया सीखने की कोशिश करते हैं तो अपने आप को बिगिनर समझते हैं, तो वो लोग जिनको एसईओ आती है लेकिन वो आप सिमेंटिक एसईओ सीखना चाहते हैं और वो अपने आप को एज बिगिनर समझ रहे हैं, तो उनके लिए मैं अगर बताऊं इसको सिंपल अल्फाजों में, बल्कि उससे भी ज़्यादा सिंपल अल्फाजों में बताता हूं जो मैंने सोचे थे। सर्च इंजन जो नहीं है वो वेबसाइट को एक खास स्ट्रक्चर से समझता है, खास एक तरीके से उसको समझता है। तो आप क्या करते हो, आप देखते हो कि यार सर्च इंजन की ये 5 गाइडलाइंस नहीं है। पहले गूगल जाता है वेबसाइट पे, उसको डाउनलोड करता है, फिर पढ़ता है, फिर उसको एनालाइज करता है, फिर रेंडर करता है। ये 5 स्टेप आप सीखते हो, फिर आप इन स्टेप्स को देख करना एग्जैक्टली उसी तरह वेबसाइट बनाते हो। इसमें यूजर का कोई अमल दखल नहीं होता। इसमें सिमेंटिक एसईओ में यूजर का कोई अमल दखल नहीं होता। इसमें आप स्पेसिफिकली ना सर्च इंजन के लिए आप डिजाइन करते हो अपना कंटेंट, अपनी वेबसाइट, अपनी पूरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर। अब मैं आपको एग्जांपल छोटी सी देता हूँ, और ये बहुत मशहूर भी हो गई
गई थी ये बात अभी, चूंकि कोरे वन ऑफ द लीडिंग गाइज इन सिमेंटिक एसईओ, उसने चूंकि कोर्स में ये बात शेयर की थी। अगर आप बोलते हैं ना कि व्हाट इज द वेदर टुडे, ठीक है, तो अगर आपका जवाब है कि या आई मीन पेशावर एंड आई एम इस्लामाबाद एंड टुडे इज वेंसडे एंड द वेदर इज दिस, तो सर्च इंजन को द वेदर इज दिस तक पहुंचने तक ना बड़े पैसे लग जाते हैं उसके, हाँ, बड़े उसके रिसोर्स लग जाते हैं ना। लगता है। अगर आप बोलते हो कि द वेदर इज प्लेजेंट इन पेशावर विद दिस मच सेंटीग्रेड, और फिर आप आगे बोलते हो बिकॉज आई मीन पेशावर आई एम इस्लामाबाद, तो सर्च इंजन क्या करता है, वो आता है पहले उसको जो काम की चीज़ चाहिए वो उठा लेता है ना, उसके पैसे बच जाते हैं कि यार मैंने आगे की चीज़ को प्रोसेस नहीं किया, तो वो इस वेबसाइट को प्रेफर करता है। तो मैं सिंपल अल्फाजों में दे रहा हूँ कि एक यूज़र होता है ना, तो हम तो यूज़र को कैसे पकड़ते हैं, वो अगर हमारे वेबसाइट पे है, वो बोला कि यार ये मैं लैपटॉप अंडर 500 फॉर एग्जांपल, हमें वो हमारा एक याद है जिसमें हमारी कंपटीशन चलती थी गेमिंग लैपटॉप अंडर 500, ठीक है, उसमें फीचर स्निपेट में था, और लैपटॉप वो फरहान था मेरे ख्याल से। तो खैर हम 5-6 लोगों ने एक साथ वेबसाइट बनाई, ऑलमोस्ट फर्स्ट पेज पे हम सारे होते थे। खैर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सवाल पूछता हूँ कि व्हाट आर द लैपटॉप्स अंडर 500, यूजर को घेरने का क्या तरीका होता है, लैपटॉप्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन 21st सेंचुरी बिकॉज यू नीड दिस और ये और वो, फिर आखिर में कहीं जाके ना जब फंस जाएगा यूजर तो हम उसको बता देंगे ओके दीज आर द 5 लैपटॉप्स अंडर 500 या 5 गेमिंग लैपटॉप्स अंडर 500। ये यूजर को अट्रैक्ट करने का तरीका होता है। तो जो लोग बोलते हैं कि अट्रैक्ट द यूजर और यूजर के लिए लिखो, वो एक मेक सेंस, मैंने भी अभी बात यही की है, ठीक है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्री अगर आपने प्योरली सर्च इंजन के लिए जाना तो सर्च इंजन को कभी भी आप ये घसीट के नहीं बता सकते। उसको आपने कैसे बताना है, वो आपने पूछा ना व्हाट आर द 5 लैपटॉप्स अंडर 500, उसको बताओगे द 5 लैपटॉप्स अंडर 500 आर 1 2 3 4 एंड बिकॉज ऑफ दिस इसका ये पहला नंबर इस वजह से, मतलब डायरेक्ट अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, नो इंट्रोडक्शन नो फ्लफ। आपने ऐसा नहीं है कि घसीट के, जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि यूजर को हम करने की कोशिश करते हैं, नथिंग एज सच। बाकी एक्सप्लेनेशन बाद में होती रहे, लेकिन वो बाद में होती रहे, आप फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर उनको सारा कुछ बता दो, एग्जैक्टली सारा कुछ बता दो, टू द पॉइंट बता दो। फिर उसमें खैर अब लंबी डिस्कशन हो जाएगी सिमेंटिक कंटेंट कैसे लिखा जाता है, जरूरी नहीं कि आप सारे पहले पैराग्राफ में बताओ। पहले पैराग्राफ में आइडियली आपको ये कि आप जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो उसकी डेफिनेशन आप बताओ, विच मीन्स कि जब वेब डॉक्यूमेंट, बड़ी टेक्निकल बातें जा रही हैं, अब ये लोगों को अगर देखिए एसईओ का यूनिक पॉडकास्ट है तो टेक्निकल बातें तो मस्ट होगी, राइट? सो एनीवे कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन कर ले, बट इतना भी नहीं कि यूजर कंफ्यूज हो जाए। ओके फेयर इनफ। सो जब वेब डॉक्यूमेंट को एक क्रॉलर स्कैन करता है ना या एनालाइज करता है, तो वो पहले आकर ना शुरू से पहले उसकी पहली कोशिश होती है कि समझ लो कि ये किस बारे में है यार, ठीक है, ये किस चीज़ की बात कर रहा है। तो अब वो क्या करता है कि वो पूरे पेज को स्कैन करके निकालता है उसका मुखफ़फ़ के, इसका मतलब है ये इस पेज इसके बारे में है, अगर एप्पल है तो सेब के बारे में, अगर एप्पल है तो कंपनी के बारे में है, पूरा पेज स्कैन करके बात निकालता है। आप उसको कहते हो यार बात सुन, पूरा, मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, आप उसको कहते हो यार पूरा स्पेस स्कैन करने को छोड़, मैं शुरू में आप बता दे तो एप्पल इज बेसिकली अ फ्रूट विच इज ग्रोन इन दिस इज दिस, तो वो आता है पूरा पेज स्कैन नहीं करता, पहले से समझ जाता है अच्छा एप्पल है। सो इंट्रोडक्शन ऑलवेज हैज टू बी डेफिनेटिव बेस्ड ऑन डेफिनेशन, फैक्ट्स एंड नंबर्स, आपने उस तरीके से देना है। वैसे मुझे आज पता चला कि सलमान भाई की उर्दू भी काफ़ी अच्छी है, मुहफ़्फ़फ़। अच्छा मुझे लगता है मैंने गलत बोला, मैं ये सोच रहा था कि बोल तो तूने दिया। हमेशा इंग्लिश वर्ड यूज़ करता था तो बड़ा एक अजीब लगा। सलमान मुझे ये बताइएगा, एआई जब मार्केट में न्यूली लॉन्च हुई थी, ओपन एआई पहले से काम कर रही थी, मैंने एआई के सपोर्ट में पोस्ट डाली थी ऑन फेसबुक एंड यू आर द वन जिसने उस चीज़ को डिनाई किया था। यू आर सेइंग कि एआई कभी भी मार्केट में जगह नहीं बना सकती एंड ब्ला ब्ला ब्ला, जिस पे हमारी काफ़ी अच्छी लड़ाई हुई थी। मुल्तान में हम बैठे हुए थे स्टेज पर और उस पर भी हमारे कुछ आपके जानने वाले थे, कुछ मेरे चाहने वाले थे, बड़ा एक अच्छा डिबेट हुआ था। सही बात है। लेकिन द थिंग इज़ कि अगर हम आज देखें एआई हर जगह पे छा चुकी है, ठीक है, अब आप उस बात को कैसे एक्सप्लेन करोगे? हाँ मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो ये कि जो हमारी डिस्कशन हुई थी ना उस टाइम पर, और उस टाइम पर जो कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे कि यार इस तरह की बातें छोड़ दो, लड़ाई नहीं करनी चाहिए, ये बातें, इन बच्चों को बंदा कैसे समझाए कि भाई अगर डिबेट नहीं होगी खास चीज़ के बारे में तो आप नतीजे तक कैसे पहुँचोगे? जो जिन लोगों की बातों को आप हरफे ऐसा समझते हो कि बिल्कुल मुकम्मल समझते हो, अल्लाह माफ़ करे, सच है कि अगर किसी अंग्रेज़ ने बात कर दी तो ये बस एंड है ना, मुकम्मल बात, इसके बाद मैं तो कोई क्रिटिसाइज़ कर ही नहीं सकता। वो लोग बातों
पर कैसे आते हैं? डिस्कशन करके आते हैं, डिस्कशन के थ्रू, एक्सपेरिमेंट करके आते हैं, वो डिबेट करके आते हैं, वो लड़के आते हैं, उनकी आप पूरी लाइफ की डॉक्यूमेंट कुछ, खैर ये तो अलग मैं लाइन में जा रहा, लेकिन साइंटिस्ट को अगर आप देखो ना, उनकी पूरी लाइफ वो रात को सोच रहे होते हैं, आसमान को देख रहे होते हैं, सुबह उठते हैं वो उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, तो उनकी पूरी लाइफ इसी चीज़ में गुजर रही होती है, डिबेट्स, आर्गूमेंट्स और ये और वो, बिकॉज उनका कोई अना नहीं है उस चीज़ में, वो दोनों पार्टीज चाहती हैं कि हम जो आंसर है उस पर पहुंचे। एग्जैक्टली, ठीक है। अब अगर अना को लेकर आओ कि यार नहीं यार मैं बात कर रहा हूं तो क्यों तू क्यों कर रहा है, तू क्यों, तो फिर ये बात आ सकती है कि यार नहीं करना चाहिए, एंड दैट आई एग्री, उस सेंस में मत करो। लेकिन अगर आप दोनों का मकसद है सीखना या सिखाना या किसी एक नतीजे पे पहुंचना, तो इस तरह के आर्गूमेंट, इस तरह के डिबेट्स मैं इनकरेज करता हूं कि करने चाहिए और ज्यादा होने चाहिए। Exactly. आप देखो ना यार, ये हर दूसरा यूट्यूबर, हर दूसरा कंटेंट और टिकटॉकर एक दूसरे को गालियां दे रहा होता है, फजूल में उठ के आके जी इस तरह की बात करती कि जो नहीं करनी चाहिए थी, और दूसरा उसको फिर रिप्लाई दे रहा है, फिर 5 बंदे उस पर एनालिसिस कर रहे हैं, फिर उनके ऊपर 2 और एनालिसिस कर रहे हैं। वैसे उस टाइम कम्युनिटी काफी एक्टिव हुई थी। नहीं वो भी हो गई थी, यस। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये इस बकवास का देखे, और कंट्री टू दैट जो हमने बात की है, विच इज सब्जेक्टिव, विच इज एक्चुअली इंफॉर्मेशनल, विच इज बेस्ड ऑन डाटा, विच इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, विच इज एक्चुअली फॉर द इंटेंशन टू लर्न, तो उस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। काफ़ी लोगों ने किया भी, और मैं अभी इस बात को दोबारा पिन पॉइंट करूंगा कि इस तरह की चीज़ें और ब्लॉक करें। हाँ, आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट। मतलब वो माचिस लगाने के लिए मैं हूँगा, अगर आपको कोई मसला हो तो एक हेल्दी डिस्कशन होनी चाहिए। एब्सोल्युटली। अच्छा, यही से मेरा जो इख्तलाफ था, एंड आई विल बी वेरी क्लियर हियर बाय द वे, यही से मेरा इख्तलाफ ये था, जो कि अभी भी है, वो ये कि AI इज़ नॉट दैट मैच्योर एज ऑफ नाउ। सो मैंने जो आपके साथ डिस्कशन की थी वो ये की थी, विच वाज योर टेक, कि अगर एक बंदा अगर उससे पैसे कमा रहा है तो कमाने दो, क्योंकि मैंने भी कमा ली। ब्रो मैंने बोला है भाई बात सुनो, कमाने के और भी बहुत से तरीके हैं, आप टिकटॉक पर लाइव पे क्यों नहीं जाते? जस्ट सेइंग, कमाने के तो भी तरीके हैं ना। सो एक न्यूबी को अगर आप एक चीज़ पे इंकरेज कर रहे हो, तो रेदर देन टीचिंग हिम शॉर्टकट्स विच आर एक्चुअली वेरी हार्मफुल फॉर हिम, क्योंकि ये एक शॉर्टकट एक होता है ना, कि एक लेजिट शॉर्टकट होता है। एक शॉर्टकट ऐसा होता है कि बंदा बस काम चला रहा होता है, ये कर और बस पैसे बना, तो उसको शायद मे भी $100-200 बन भी जाते। उसके बाद क्या होता है वो उसको भी पता है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो मेरा अभी भी ये टेक इस पे ये है कि AI इज नॉट दैट मैच्योर टू टेक हिम 100%. AI is the future, no denial on that. AI might come to us. I am using AI, no doubt on that. But the fact that if you say that AI ही वो चीज़ है, AI ही से उठा के आपने पोस्ट कर देना है, AI ही का कंटेंट आपने उठा के लेकर चलना है। और दूसरा मसला ये था, जो कि जेन्युइन मसला ये था, कि इफ़ यू आर एन एडवोकेट ऑफ सब टेक्नोलॉजी और अ सब्जेक्ट, और आपके पास सब्जेक्ट मैटर नॉलेज है, और आप उसके साथ मेरे डिबेट करते हो, तो मेक सेंस। आप उस टाइम पे कर क्या रहे थे? आप टूल्स बेच रहे थे। देखो, तो उसमें तो मुझे ये होगा ना कि यार बात सुन भाई, ठीक है, इफ़ यू आर अर्निंग थ्रू अ सर्टन टूल और सर्टन सोर्स और वट एवर, एटलीस्ट टेल पीपल कि यार ये चीज़ इसके फायदे हैं। बट अगर आप उसको बोलोगे यार ये फ्यूचर है, दिस इज द ओनली थिंग, एंड बाय टूल फ्रॉम मी, बट प्रॉब्लम इज नो मैं डिनाई करूंगा इस चीज़ को। देखिए, मैं इसको डिनाई करूंगा। द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैंने कहा था कि भाई AI टूल जो है ये फ्यूचर है, लेकिन आपको AI को यूटिलाइज करना आना चाहिए। फ्यूचर है लेकिन खरीदो प्रेजेंट में। भाई ऑफ कोर्स करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट थी। एट द एंड आई वाज एन एफिलिएट मार्केटर, मुझे पैसा बनाना था। सो द थिंग इज, देखिए आप जब किसी फील्ड में जाते हैं आपको पैसा बनाना है, उससे पैसा नहीं बनाएंगे कैसे आगे चल पाओगे? तो एक ये चीज़ होगी। दूसरी बात है, मैं सिंपली आपसे क्वेश्चन करता हूँ। मैं आपको चाहता हूँ सलमान, ये मोबाइल आप ले ये बड़ा ज़बरदस्त है, ये इसमें ये फीचर है ना। सलमान को इस मोबाइल की नीड होगी, सलमान पहले इस मोबाइल को जाके स्टडी करेगा, ऐसा है कि नहीं है? या आप सिर्फ इस्माइल की बात पर ही जाकर मोबाइल लेंगे? सो डिपेंड करता है ना। तो द थिंग इज के सामने वाले बंदे को अगर एक चीज़ चाहिए, उसने उसको स्टडी करना है, उसके बाद उसने जाके उसको ला लेना है। एनीवे, हम आते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ ना, मैं इसी के बारे में बात करूंगा। ओके, AI पर ही बात करते हैं, AI को ही कंटिन्यू करते हैं। ये बताइए कि आजकल अगर हम वर्डप्रेस प्लगइन्स की बात करें, चाहे वो रैंक में थे, SEO प्रेस है, या जो भी SEO बाय योस्ट है, ये एक ऐसा प्लगइन है जो एक न्यू वेबसाइट में आफ्टर द वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन लोग मस्ट इंस्टॉल करते हैं, एंड वही प्लगइन अब AI को यूटिलाइज कर रहा है। क्या एक बंदे को 100% इस पे रिलाई करना चाहिए या मैनुअली भी उसको सेट करना चाहिए? एब्सोल्युटली गुड क्वेश्चन। सबसे पहले देखें, AI बेसिकली जो काम करता है ना, डेटा सेट्स पे काम करता है। बेसिकली उसने 2 लाख वेबसाइट्स को एनालाइज किया, उसने देखा कि यार ये सबसे बेस्ट चीज़ है, लेकिन उसमें चांस ऑफ एरर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर इंडस्ट्री, हर निश और हर मार्केट अलग अलग है। अब एग्जाम्पल इस बात को समझे, ऐसा प्रूव हुआ है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, इसका कोई हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन समझाने की नीयत से, कि एक ऐसा सब एक्सपेरिमेंट से डेटा निकला है कि कीवर्ड को अगर आप पहले
टाइटल के पहले नंबर पर रखे ना तो रैंक होता है। और ये कैसे निकला है? गूगल ने पूरी दुनिया की 2 लाख वेबसाइट्स एनालाइज किए, एवरेज ये डेटा निकला है। लेकिन टर्न आउट के इन द फ्यूचर वो चूंकि 2 लाख वेबसाइट्स का डेटा था, उसमें जब आपने सिटी डाउन पर किया तो पता चला कि यार हर सिटी के हिसाब से ना चेंज है। किसी में दरमियान में आप टाइटल लिखते हैं, किसी के आखिर में लिखते हैं, किसी के आप शुरू में लिखते हैं, किसी के लिखते ही नहीं है। लेकिन चूंकि 2 लाख का डेटा है, वो आपको एग्रीगेटेड जनरल डेटा दे रहा है। एआई क्या करती है? पूरी दुनिया का डेटा लेकर वो आपको एक जवाब दे देती है, जो इतना जनरलाइज जवाब होता है कि जो आपकी मार्केट, आपके निश, आपकी इंडस्ट्री, आपके काम, आपकी सर्विस के लिए नहीं सूटेबल होता मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इसमें आप जो प्लगइन्स ने एआई कंटेंट राइटिंग टूल्स जो दिए हुए हैं, सच एज जो एसईओ के प्लगइन्स हैं, ये भी आप कहते हैं एआई से आप कंटेंट लिखवा दो। अब आपने यार सीधी सी बात है, अगर आपने वेबसाइट का कोई स्लाइडर ऐड किया जिसमें सर्विस के बारे में लिखना है, या आपने कोई अबाउट अस पेज बनाया, या आपने कोई टर्म्स एंड कंडीशंस के पेज बनाए, प्राइवेसी पॉलिसी इस तरह के पेज बनाए, कॉन्टैक्ट अस पेज बनाए, अब इस पे आपको कोई क्रिएटिव राइटर की जरूरत नहीं है। इस पे तो आप लिखवाओ ना। मैं तो दूसरा भाई, मैं तो एआई का इस तरह यूजर हूं कि मतलब हर काम में मेरे एआई का होता है, मतलब जरूरी होती है। इवन मैं कंटेंट में भी ना, मैं आपको तो हमारे एक आर्गुमेंट में बात करते हैं, आपको जेन्युइन बात बताता हूँ, उस टाइम भी आज भी कि एआई का कंटेंट मेरे से ज्यादा कोई ज्यादा कंज्यूम नहीं कर रहा और कोई ज्यादा उसको प्रोड्यूस नहीं कर रहा। व्हाट आई डू इज दैट आई हैव फ्रेमवर्क्स। हम एक एक स्टेप की हमारी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है टू मेक श्योर कि जो कंटेंट निकले वो ह्यूमन से भी बेहतर हो। एआई वो अगर आपके देखो वो वाली बात है, एट द एंड ऑफ द डे आपके पास सलाहियत है तो आप एआई से कंटेंट उस तरह का प्रोड्यूस करवा सकते हैं जो ह्यूमन से भी बेहतर है। आपके कॉन्टेक्स्ट में मेरी जो डिस्कशन थी वो न्यूबीज के साथ थी। मैं उनको कह रहा भाई तुम देखो, द रीजन मैं वो प्रोड्यूस करवा सकता हूँ इज बिकॉज मैं खुद कंटेंट लिखा हुआ है। एसईओ जब मैं किया उससे पहले मैं कंटेंट राइटिंग भी किया ना अपने ब्लॉग्स के लिए, लोगों के लिए भी, तो मैंने तो वो ग्राउंड वर्क किया हुआ है। अब एक मुझे दे दो, आप कोई एआई टूल ले आओ, आप कोई जेपीटी ले आओ, कुछ भी ले आओ ना, मुझे पता है मैंने क्या प्रोड्यूस करना, मैं उससे करवा लूंगा। बट अगर आपने ग्राउंड वर्क ही नहीं किया, आप टूल पे ही बैठ गए, तो देन इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू प्रोड्यूस गुड कंटेंट। साइट के लिए अगर आपने सही तरीके से काम नहीं किया तो मैं समझूंगा कि डेंजरस है। एग्जैक्टली। दूसरी बात देखें, एआई को मास पे प्रोड्यूस करना ना इंटरनेट के लिए भी हेल्दी नहीं है। हाँ। मैं उस दिन कुछ सर्च कर रहा था, मेरे ख्याल से मैं कोई बात कर रहे थे ग्रुप में, तो मैंने कोई पिक्चर सर्च की, डायनासोर पिक्चर की, कि पता नहीं क्या किया, या कोई एनिमल की पिक्चर की, किसी दोस्त को मैंने वो बोलना था जानवर का नाम तो वो मैंने ना उसको गूगल से सर्च किया, मैंने कहा ये तस्वीर भेजता हूँ। अब वो मैं गया हूँ गूगल पे, सारी एआई की तस्वीरें थी। तो इंटरनेट इज पोल्यूटेड बिकॉज ऑफ एआई, क्योंकि लोग मास पे प्रोड्यूस कर रहे हैं ना। आपने और मैंने तो बेसिकली इस तरह किया कि चलो ठीक है 10 ब्लॉग है 20 ब्लॉग है, बंदे को बिठा दिए कर दिए। लोगों ने मतलब इनफैक्ट अब सीधी बात है, मैंने भी हमने इस तरह के स्क्रिप्ट्स बनाई है कि दिन के अंदर मिलियंस ऑफ वर्ड्स का कंटेंट मैं प्रोड्यूस करवा सकता हूँ। कर सकता हूँ, करता हूँ, ठीक है। बट इफ यू पोल्यूट द इंटरनेट, जिसमें मतलब आप इस तरह का कंट्रीब्यूशन करो जो यूजर के लिए बेहतर नहीं है, सर्च इंजन के लिए भी नहीं है, किसी एक चीज के लिए नहीं है, तो वो आप इंटरनेट के साथ भी ज्यादती कर रहे हो। व्हाट डू यू थिंक कि गूगल का टेक ऑन क्या है इस पर? लाइक मतलब एआई टूल्स के हवाले से गूगल के क्या टर्म्स है, क्या पॉलिसी है, आया वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है, या आपकी वेबसाइट पेनलाइज हो सकती है? यार गूगल इज वेरी 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 हिपोक्रेट, मुनाफिक जिसको उर्दू में हम बोलते हैं, इन एआई टू बी ऑनेस्ट। वो वजह ये है कि अब मैं आपको 2 साइड्स गूगल की बताता हूँ। पहली साइड तो ये है कि गूगल कहता है कि यार अगर आपका कंटेंट, आपकी सर्विस, आपका व्हाटएवर है, वो क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं कर रहा, उसका कोई इंटरनेट पे कोई बेनिफिट नहीं है, तो डेट्स स्पैम। could be human written, could be AI written, I don't care, but if it doesn't have any value to the users, it's bullshit, so I don't need it. But indirectly we all know Google talked about AI content कि AI content नहीं होने चाहिए क्योंकि इसकी कोई खास वैल्यू नहीं होती यूजर्स के लिए, ठीक है। देन जितनी वेबसाइट्स मैंने आज तक देखी, जो आज तक क्या मतलब जब से AI है, जब देखी मैक्सिमम उनमें ना वो AI content वाली वेबसाइट्स जो हिट होती हैं, ठीक है। फिर मैंने जितने लोगों को देखा जो AI पे काम कर रहे होते हैं, जो टूल्स होते हैं, मैं एक दूसरी साइड की बात कर रहा हूँ, जो टूल्स बेचते हैं बड़ी बड़ी कंपनी, उनके स्टॉक्स में देखते हैं खास टाइम पे ऊपर जाते हैं, फिर खास टाइम के बाद वो नीचे चले जाते हैं। द रीजन बीइंग के क्योंकि वो यूजर की भी जर्नी होती है ना। वेबसाइट बनाते वेबसाइट गई तो टूल भी गया। तो कहने का मतलब ये कि मैंने तो एआई को बर्स्ट होते ही देखा है, एंड थ्रू। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो मैं आप दूसरी साइड गूगल की बताऊं, आप गूगल पे कुछ सर्च करें तो आप एआई ओवरव्यूज आते हैं। एआई ओवरव्यूज क्या आते हैं कि भाई अगर आपने सर्च किया ना कि वही बेस्ट लैपटॉप्स अंडर 500 के एग्जांपल देते हैं, हमारा म्यूचुअल कीवर्ड जो है था, उसमें अगर हम उसको सर्च करें ना तो गूगल क्या करेगा, ऊपर एक छोटा सा ना जिससे फीचर स्निपेट नहीं होता, उस तरह आप एआई जनरेटेड फीचर होगा, वो आपकी सारी वेबसाइट को स्कैन करेगा, यूजर को ऊपर ही बता देगा द 5 लैपटॉप्स और दिस राइट। अब भाई तुम मेरी बात सुनो, गूगल कह रहा है कि अगर एआई कंटेंट यूज किया इनडायरेक्टली तो अच्छा नहीं होगा, और अब खुद एआई कंटेंट यूज कर रहे हैं, और कहां से कर रहे हैं, हमारी वेबसाइट से डेटा लेकर। तो ये नुकसानदेह नहीं है हमारे लिए? नुकसानदेह बहुत ज्यादा है ना, क्यों नहीं है?
विकास हम मेहनत कर रहे हैं। हाँ, मेहनत कर रहे हैं, हमारा कंटेंट से डेटा लेकर एनालाइज करके वो अपना जवाब क्रिएट कर रहा है। यानी वो है कि मुझसे कोई मेरा दोस्त सवाल पूछे तो मैं कहूँ रुक, मैं इससे पूछूं, मैं आपसे पूछूं, मैं दूसरे बंदे से पूछूं, पांच बंदों से सवाल पूछूं, आप दोनों में आप सारे में जवाब दो कि चल यार सलमान हमारा जवाब आगे प्रेजेंट करेगा। मैं उसको आपके जवाब से एक अपना जवाब बना के मैं आगे जवाब दे दूं कि भाई बात सुनिए। तो अब आप किस पे ट्रस्ट करोगे? सर्च इंजन पे करोगे, नॉट द पब्लिशर। तो एक और मजे की बात यह है कि अब जो गूगल ने बात की ना वो क्वालिटी कंटेंट की, बेसिकली कि क्या यूजर को उसके फायदा है या नहीं है, एज नॉट पर द रिसर्च। लेकिन मुझे इस तरह लगता है कि 50 to 60% जो ये ओवरव्यूज नहीं है वो गलत है। यस, ऐसे ही वो गलत है लिटरली। ठीक है, वो उसमें आप अजीब सी बात करो ना कि कैन आई डाई विद अ सिगरेट, तो वो बोलेगा नो, या यस बोल देगा। या आपको बोलो ना कैन आई किल समवन विद अ गन, वो बोलेगा नो, समथिंग लाइक दिस। यानी एक्सट्रीमली गलत जवाब, एक्सट्रीमली मिस इन्फॉर्मेशन। तो एक साइड पे तो गूगल बोलता है कि भाई अगर आपकी वेबसाइट कोई वैल्यू प्रोड्यूस नहीं कर रही तो वी डोंट नीड इट, इट्स बुलशिट। ऑन द कंट्री गूगल खुद ये काम कर रहा है, खुद लोगों के साथ कंपीट कर। अच्छा, मजे की बात है डेटा भी हमसे लेकर फिर भी गलत प्रोड्यूस कर रहा है। और मजे की बात, ऑन टॉप ऑफ दैट आई वाज वाचिंग दिस पॉडकास्ट ऑफ सुंदर पिचाई द वर्ज के साथ, उसका पॉडकास्ट था। अब वो मैं एवी देख रहा था, मुझे नहीं पता इसमें कोई एसयू की बात होगी। आई लेफ्ट द गाय, उसने ना कोई बात करके ना उसने यू नो दिस गाइज आंसर डिप्लोमेटिकली पॉलिटिकली के वी आर डूइंग दैट, हमारा ये चल रहा है, इतने परसेंट हो गया, मतलब सीधी बात का जवाब नहीं देते। उसने फोन उठाया, उसने फोन उसके सामने रखे, सर्च कर, सुंदर पिचाई को बोलता है। उसने सर्च किया, फिर उसने कोई गलती निकली, फिर कहता है या, लेकिन खैर उसका स्टिल टेक इज के EA ओवरव्यूज आर गिविंग अस बेटर ROI in the history of Google search, ROI in terms of user feedback। तो वो AI ओवरव्यू को अब आगे लेकर चलेंगे फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म। तो अब हम तो क्रिटिसाइज कर, आप वाली बात ये है कि देखें कुछ भी चेंज होता है, कुछ भी होता है तो लोग आके उस पर बोलते हैं कि गलत है या सही है। तो इस सेंस में वो मैं हूँ जो मैं बोलूँगा कि यार ये रजिस्ट करूँगा उस चीज़ को कि ये गलत है जब तक वो ठीक नहीं होती। तो जब भी चेंज आता है उस चेंज के प्रोसेस में कुछ लोग उठते हैं जिसको लोग बोलते हैं कि यार ये तो बड़ा रजिस्ट कर रहे हैं, बट एक्चुअली दे आर द एजेंट्स जो उस चीज़ को बेहतर बना रहे होते हैं। सो आई बिलीव माई सेल्फ टू बी वन ऑफ दोज गाइज जो अगर किसी भी टेक्नोलॉजी को, किसी भी फील्ड को, किसी भी एक खास स्ट्रेटजी को क्रिटिसाइज करता है, 99% इंटेंशन ये होती है कि हम उसको बेहतर बनाएं और उसको फिल्टर करके, उसको फर्निश करके सिंपल अल्फाजों में हम आगे लोगों तक पहुंचाएं, कोशिश या खुद यूज करें। अच्छा सलमान, मेरा एक क्वेश्चन है जो नॉर्मली न्यूबीज अगर अभी ब्लॉगिंग की तरफ आना चाहते हैं, पहले ये बताइएगा कि ब्लॉगिंग का अभी भी वही वर्थ है या AI ने इसका बेड़ा गर्क कर दिया है? सबसे पहले वो मैं एक फेसबुक मीम देख रहा था कि आने वाली जनरेशन से हमारी दरख्वास्त है कि ना आए। तो ब्लॉगिंग वाली जो जनरेशन, जो लोग ब्लॉगिंग शुरू करना चाहते हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि ना करें। बड़ा दिल चाहिए होता है ना, बड़ा दिल चाहिए होता है। नहीं, अब मैं आपको बड़ी टेक्निकल इसमें बात समझाता हूँ कि देखें गूगल पहले क्या कहता था कि यार आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशनल वेबसाइट है ना, आप थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट करें, वैल्यू दे रहे हैं तो बस यू आर मोस्ट वेलकम टू रैंक ऑन द वेबसाइट, और लोग उसको सर्च करेंगे, आपकी वेबसाइट पे आएंगे, ऑल गुड। लेकिन गूगल भी इवॉल्व हो रहा है। वो आपने बात की 2013 में कैसा था, आज कैसा है। गूगल भी चूंकि इवॉल्व हो रहा है, तो चूंकि इस इवॉल्व होने के प्रोसेस में गूगल ने आइडेंटिफाई किया कि एक वेबसाइट की वैल्यू सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकती, कोई एक्शन होना चाहिए उसके लिए। या तो प्रोडक्ट बेचेगी, या तो पॉडकास्ट होगा, या तो वीडियो होगी, या तो वो क्या कहते हैं उसका कोई टूल होगा, कोई सास बिजनेस होगा। मतलब ऐसा नहीं है ना कि बेस्ट लैपटॉप्स अंडर 500। अब आपका और मेरा, हमारी जो वेबसाइट थी उसकी क्या कंट्रीब्यूशन इंटरनेट पे, 5 लैपटॉप्स अंडर 500 ना आपने वेबसाइट कोई लैपटॉप यूज किया ना मैंने यूज किया, ठीक है, ऑलरेडी कंटेंट पड़ा, तो हम यही थे बेसिकली, यही से पहले, तो उसको कोई वैल्यू नहीं थी ना इस इन्फॉर्मेशनल वेबसाइट की। तो 99% जो ब्लॉग्स हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही दे रहे हैं। तो ऑन द कॉन्ट्ररी ऑफ ब्लॉगिंग को छोड़ के ना आप ये डिसाइड करें आप सर्च इंजन में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं थ्रू वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्शंस। एक्शन क्या आपका कोई टूल यूज करे। अब आपको मजे की बात बताऊं, ये जो PDF टू JPG कन्वर्टर और ये XYZ कन्वर्टर नहीं है, जो छोटे छोटे टूल्स के पेज है, आपके या किसी भी ब्लॉग ने कोई साल में उतनी ट्रैफिक नहीं लेगी जो दिन की ट्रैफिक इनको आती है। वाई? अब वो देखो तो सही ना, वो भाई एक पेज की वेबसाइट होती है, तो 3 पेज की वेबसाइट होती है, एक अबाउट अस होता है, कॉन्टेक्ट अस होता है, एक टूल का पेज होता है, मिलियंस ऑफ ट्रैफिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो एक एक्शनेबल आइटम है ना, वो यूजर आके वो करता है जो भी करना था। वो ऐसा नहीं होता कि आप उसका इंट्रोडक्शन देते हो, इन द 21st सेंचुरी PDF इज वन ऑफ द टफेस्ट मॉडल टू कन्वर्ट। यार मतलब यू गेटिंग माय पॉइंट। तो अगर आपने आज आना है ना, देखो ब्लॉगिंग हम क्यों करते थे यार, सीधी सी बात है, एड से रेवेन्यू कमाने में या एफिलिएट से पैसे कमाने में। अब वो मीडियम चेंज हो गया है, अब लोग भी बड़े तेज हो गए, वो भी ब्लॉग पढ़ के नहीं खरीदते। अगर वो खरीदते भी हैं तो वैसे खरीदते हैं कि मतलब 50 जगहों पे सर्च करेंगे। अच्छा, अब मुझे लोग इस पे काउंटर करेंगे कि यार बात सुनो, आप बोल रहे हो ब्लॉगिंग ठीक नहीं है, ब्लॉग से कोई लोग नहीं खरीदते। ऐसा नहीं है, खरीदते। मैं समझाने के लिए बात कर रहा था, सीरियस नहीं लेने का इस बात को। लेकिन आपका सवाल ये हो सकता है यार जो फोर्ब्स है
ये जो वो एक आउटलुक इंडिया थी, अगर आपको पता हो उसके बारे में, बिल्कुल। ये इस तरह की जो वेबसाइट है ये क्यों रैंक कर रही है? तो देखें, मैं अभी आपको मैंने हिपोक्रेसी की बात की गूगल की, कि गूगल इज वेरी हिपोक्रेट विद द बिग ब्रांड्स, स्मॉल ब्रांड्स को बिल्कुल सर्वाइव करने नहीं देता। इस टाइम पर आप कोई भी बेस्ट वाला कीवर्ड नहीं एफिलिएट का, उसको आप सर्च करो तो फॉर्ब्स रैंक करता है उस पर। अब भाई फॉर्ब्स इज अ मैगजीन, उसका क्या काम है? बेस्ट जूसर के साथ, बेस्ट स्केटबोर्ड के साथ, बेस्ट एसी के साथ, बेस्ट लाइट के साथ, फॉर्ब का क्या काम है उसके साथ? आपको मजे क्या बताऊं, 99% ऑफ एफिलिएट कीवर्ड्स पे फॉर्ब रैंक कर रहा है। अब मजे की बात है कि व्हेन यू डिग इट डाउन यू रियलाइज कि फॉर्ब की सब कंपनीज का नाम मेरे ध्यान से निकल गया, वो ये काम कर रही है फॉर्ब्स पे, व्हिच इज अ चाइल्ड ऑफ फॉर्ब्स, एंड दैट माइट बी मेकिंग मोर मनी देन फॉर्ब्स इटसेल्फ। वो खाली एक उसकी एंटिटी, क्योंकि हर बेस्ट का कीवर्ड उन्होंने रैंक किया। आई थिंक न्यूयॉर्क टाइम का द वायर कटर भी उनका है ना, मेरे ख्याल से मर्ज कर दिया है उसके मेरे साथ। ख्याल से। अच्छा, मजे की बात है, द वायर कटर टाइप, द न्यूयॉर्क टाइम्स टाइप, इन सब वेबसाइट पे ना आप दुनिया के फजूल तरीन आर्टिकल डालो, आप उसमें कोई भी कंटेंट डाल दो, कोई भी पिक्चर डाल दो, वो गूगल उसको बड़ी रिस्पेक्टफुली रैंक करता है। ना एक और सारा कुछ एआई जनरेटेड है, खाली ऊपर लिख दो जनरेटेड बाय एआई जस्ट फॉर द डिस्क्लेमर, वो भी आपको पकड़ नहीं सकता कोई वैसे। अच्छा, मजे की बात ये कि अब आपने मुझसे सवाल पूछा कि ब्लॉगिंग कैसे शुरू करें। मैं आपको बोल दूं यार, देखो, इंसान को लाइफ में मोटिवेटेड होना चाहिए और बड़े ख्वाब देखने चाहिए, तो फॉर्ब्स भी तो रैंक कर है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि फॉर्ब्स तक पहुंचने में आपको जितने पैसे जितना टाइम लगेगा उससे बहुत अच्छे आपके पास मौके हैं कि आप वो कर सको। दूसरी बात ये कि फॉर्ब्स अब आके उसको एक एडवांटेज मिली है। पहले वो शुरू से फॉर्ब्स पैसे कमाता है, आप नहीं कमाओगे फॉर्ब्स तक पहुंचते हुए, क्योंकि गूगल छोटी ब्रांड्स को सर्वाइव करने नहीं देता। इस टाइम पे फॉर्ब्स के साथ या बड़ी बड़ी वेबसाइट्स के साथ जो भी फॉर्ब्स के लेवल की हैं उससे थोड़ी कम है, गूगल का ऐसा समझे कि एक ऐसी डिस्क्रिमिनेशन है हमारी उसके साथ कि इवन इफ वी प्रोड्यूस गुड कंटेंट, वी एक्चुअली प्रोवाइड वैल्यू टू द यूजर्स, हेल्पफुल कंटेंट के मुताबिक भी हो, तो वी डू नॉट आउटरैंक देम, वी कैन नॉट आउटरैंक देम, बिकॉज गूगल हैज दिस स्पेसिफिक मोनोपोली based on these brands। तो और सर्च इंजन इज बेसिकली कंट्रोल मैनुअली एज वेल टू सम पार्ट। तो फॉर्ब्स का ये सीन है। तो मैं फिर रैप अप करूंगा कि उन चीज़ों को देखकर आपने ना मैनिपुलेट नहीं होना कि यार फॉर्ब्स रैंक कर सकता है, मैं तो करूंगा ही, क्योंकि दूसरे नंबर पे कोई नहीं है, ऊपर फॉर्ब्स है। भाई फॉर्ब्स इज एन एक्सेप्शन, एक्सेप्शनली उनको एक एडवांटेज मिली हुई है। आप एक नई ब्रांड है, आप एक पहली दफ़ा काम शुरू करेंगे, आपका एक छोटा ब्लॉग होगा, आपको सर्वाइव करने में बहुत टाइम लगेगा। सो फॉरगेट ब्लॉगिंग फॉर नाउ। सो इसकी सिंपल, अगर कोई बंदा डिटेल में जानना चाहता है तो डिटेल.com पे एक आर्टिकल है, टॉप 16 कंपनीज कैसे गूगल को रूल कर रही है गूगल के ऊपर। तो वो अगर पढ़ ले, अगर आप गूगल में सर्च कर लिया, मैं उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल लेता हूँ। वो बहुत बेहतरीन केस स्टडी है कि एक ब्रांड के 10 वेबसाइट है, रेड व्यूज़ के अंडर आता है, फॉर्ब्स के अंदर जो है 10-30 वेबसाइट आती है, राइट। तो इस तरीके से काम कर रहा है। एनीवे, सो चले, ये तो हो गई उन लोगों के लिए जो न्यूबीज इस फील्ड में आना चाहते हैं, बजाय उसके कि वो ब्लॉगिंग में आए, वो कोई स्किल सीखे, फ्रीलांसिंग करे, लोकली कामर्स में आए। आप रिकमेंड करते हैं ये चीज़ें? वो हाँ, वो भी रिकमेंड करता हूँ, लेकिन अगर देखो वो तो अलग से आप बात पे चलेगी ना, स्किल सीखे तो स्किल तो सीख लिया, एसईओ है और ब्लॉगिंग बहुत अब करनी है। मैं उन लोगों की बात करूँ कि जो ब्लॉगिंग में एज अ ब्लॉगर आना चाहते हैं, एसईओ को थोड़ा बहुत पता है उनको, तो एज अ ब्लॉगर ना आए, जिस कंटेंट प्रोड्यूस ना करे, कोई वैल्यू भी दे, कोई टूल बनाए, कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बनाए, कोई यूटिलिटी ऐसी बनाए कि जो यूजर जिसको ना, जिस पे एक्शन बेस्ड हो। वैसे सलमान, हम जब आपने गेमिंग वेबसाइट की बात की, उस टाइम जो हमने वेबसाइट बनाई थी वो एआई नहीं था, लेकिन वो रीराइटिंग ही थी। यस, तो उसमें कोई वैल्यू एडिशन आप नहीं कर रहे थे, आपकी बात वाकई में सही है, लेकिन अच्छा, उसमें कर रहे थे। उसमें मैं इस बात को मैं बहुत पहले समझ गया था कि हम जो वेबसाइट उसके, वो तो खैर एक पब्लिक चली गई थी, वो मेरी क्योंकि बैकलिंक में फीचर हो गई थी, आपको याद हो। बिल्कुल। तो वो एज अ केस स्टडी फीचर हो गई थी बैकलिंक। उस वेबसाइट से सलमान आपने कितने बनाए थे? यार मुझे याद नहीं, वो मैंने फ्लिप कर दी थी, मुझे $36,000 आई थिंक, समवेयर अराउंड दैट। एंड वही सेम वेबसाइट, सेम ट्रैफिक मैंने 10,000 में भेजी थी। आपने पहले शुरू में भेजी थी, आई गेस। नहीं, मैंने आपके बाद भेजी थी, बट मुझे डाउन हो गई थी, आई गेस, उसके बाद के नहीं, डाउन भी नहीं गई थी। उसकी सिर्फ रीज़न ये थी कि बैकलिंक्स नहीं थे, मैं KGR कीवर्ड्स पे काम कर रहा था, एंड द सेकंड थिंग इज कि मुझे इमरजेंसी में पैसे चाहिए थे। अच्छा, हाँ, दैट वाज द मेन। वो आपने मोशन इन्वेस्ट पे आई गेस बेची थी, मुझे याद आ रहा है। वो नहीं, वो फ्लिपा पे भेजी थी मोहम्मद यूसुफ भाई ने। अच्छा, यूसुफ भाई ने बेची थी। और हमारा एक दूसरा दोस्त था फरहान की वेबसाइट जा रही थी अराउंड कुछ $60,000-70,000 तक, और वो कह रहा था नहीं मैंने इसको ब्रांड बनाया है। आखिर में वो $1,200 तक आ गई। असल में नहीं, $1,200 पे भी नहीं आई बेसिकली। उसकी वेबसाइट बेसिकली ना, मैं आपको बताता हूँ, हमारी जो वेबसाइट ने पीक हिट किया था ना, वो मैक्सिमम हमने किया था $3,000 आई गेस पर मंथ उसका ना, वो इस वेबसाइट का खास तौर पे। तो वो, और ये असल बेसिकली है भी बड़ा शुगल का प्रोजेक्ट था। मेरे साथ जो मेरा पार्टनर था वो था सलमान सईद, यू नो द गाय, आई गेस आपको पॉडकास्ट पे उसके साथ हुआ है। तो एंड बाय द वे ही इज डूइंग रियली गुड इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट इन दुबई नाउ। मतलब उसका स्विच आप देखें फ्रॉम अ टेक गाय टू अ
pro tech guy to a real estate agent, or not just an agent, मतलब basically in Dubai is actually a brand right now. So मतलब प्रॉपर्टी में कोई आसपास का बंदा भी आ जाए ना और उसको मतलब ना पता हो बिल्कुल, तो he is the guy for you. खैर anyways, coming back to the topic, वो आपने शुगल में शुरू किया. अब हमने पीक 3000 हिट किया, उसकी वेबसाइट ना 4500-5000 तक जाती थी अर्निंग में. तो उसका जो वो बनती थी प्राइस पॉसिबली वो बड़ी ज़्यादा हो सकती थी. तो उसको मैंने बोला, मैंने क्या, मैंने जो वेबसाइट बेचता रहा हूँ मैं, और ये भी बेची क्योंकि लैपटॉप की साइट है, मैंने एम्पायर फ्लिपर्स पे बेची है. तो तू इस तरह कर इसी पे बेच दे, क्योंकि मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, तो हम तो भाई इस तरह की बातें करते रहते हैं. सलमान हो गया आपके साथ, हो गया फरहान हो गया, शहरियार हो गया, उसका साथ काम नहीं है लेकिन उसके फिर भी करते हैं. तो वो उसने क्या, यार इस तरह की बात है कि अब हर बंदे में होता है कि यार मैं क्यों किसके दिमाग को फॉलो करूँ, मैं खुद सोच सकता हूँ. मैंने कहा सोचो. फिर वो चला गया मोशन इन्वेस्ट के पास गया, तो उन्होंने कोई 3 महीने इसके ज़ाया किए. फिर एक और था इन्वेस्टर्स लॉन्च, बिल्कुल 6 महीने उन्होंने इसके ज़ाया किए. फिर उसके बाद गया FA, उधर चला गया, वहां पर उसकी अप्रूवल में 2 महीने लगे, 6 महीने उन्होंने ज़ाया किए. अब ये 1.5 साल इसका गुजर गया. 1.5 साल बाद इसको ना वापस मेरे पास आया, मुझे कहता सलमान इस तरह की बात है, मैं एम्प्लॉयर फ्लिपर पे बेचना चाहता हूँ, अपना पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मुझे दे दे उसको. मैंने कहा ठीक है यार. यकीन को जिस दिन मैंने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दिया उसके हफ्ते के बाद में वेबसाइट बिल्कुल जीरो पे आ गई थी ऐसे ही एंड वर्थ नथिंग. तो वो बस अनफॉर्चुनेट था बेचारे के साथ. अच्छा, मेरी वेबसाइट जो है उसका आपको नहीं पता था, अगर आपको याद हो तो आपको राइटर्स चाहिए थे. आपने पोस्ट लगाई थी भाई सलमान की, मुझे एक कॉल आई, कहते यार कैसा जा रहा है आपके लैपटॉप का वेबसाइट. मैंने कहा यार इसको कैसे पता चला. वो कह रहा था कि आपकी एक राइटर थी, उसने सैंपल मुझे भेजा, सैंपल में भाई आपकी वेबसाइट निकल आई. लिटरली आपको यार मैं बहुत गुस्सा हुआ था उस सही बात है. और राइटर को फायर शेयर कर दिया तुमने. एनीवे, तो सलमान अब बात आती है वापस वहाँ पे, एक बंदा अगर न्यू वेबसाइट चले स्टार्ट कर लेते हैं, किचन इनकम उसका चल रहा है लेकिन उसको वेबसाइट ही बनवानी है, तो वो क्या पहले टॉप 5 उसूल है जिसको उसको फॉलो करना चाहिए. प्लगइन होना चाहिए, कीवर्ड्स की ऑप्टिमाइजेशन कैसे होनी चाहिए, और क्या कीवर्ड्स मैटर करता भी है या नहीं. अच्छा, मैं बताता हूँ आपको इसका. आपने खूबसूरत सवाल पूछा. आपने जो सवाल ये पूछा बेसिकली कि एक नई वेबसाइट बनाने में कौन सी वो उसूल है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए, और आपने बात ये की कि कौन सा प्लगइन, कौन सी थीम, कौन सी वेबसाइट, कौन सा डोमेन, ये सारी चीज़ें. तो सबसे पहले मैं आपको बात बताऊँ कि वेबसाइट डोमेन पर जाने से पहले जो उसूल हैं वो आपके गूगल शीट में डिसाइड होते हैं. गूगल शीट में आपने डिसाइड करना है कि क्या किन उसूलों पे मेरी वेबसाइट ने चलना है. तो उसको हम सिमेंटिक एसईओ की जुबान में टॉपिकल मैप बोलते हैं, जिसको हम पहले भी टॉपिकल मैप ही बोलते थे, लेकिन वो कंटेंट स्ट्रेटजी भी बोल सकते थे, कंटेंट मैप बोलते थे, इस तरह के अल्फाज हम यूज करते थे, बट एसेंशियली द सेम थिंग. तो आपने सबसे पहले डिसाइड करना है कि आपकी जो वेबसाइट बनने वाली है उसके कितने पेजेस होंगे, वो जो पेजेस होंगे वो किस किस बारे में होंगे, वो किस किस सब डायरेक्टरी में होंगे, उनका टाइटल क्या होगा, उनका मेटा क्या होगा, उनकी इमेजेस कौन किस टाइप की यूज करेंगे हम, उनका कंटेंट स्ट्रक्चर क्या होगा. जब आप एक दफ़ा आपका वेबसाइट का स्ट्रक्चर उसमें फाइनलाइज हो गया, डायरेक्टरी सब डायरेक्टरीज में फाइनलाइज हो गए, सब पेजेस में फाइनलाइज हो गए, इंटरनल लिंकिंग स्ट्रक्चर तक आपने ना उस शीट के अंदर ही आइडेंटिफाई करना है कि इस पेज को इस पेज से करूंगा. जब वो होगी तो आपकी बेसिकली गूगल शीट में पूरी की पूरी वेबसाइट आ गई. मतलब उस शीट को देख के मैं बता सकता हूँ कि वेबसाइट कैसी दिखती होगी. ठीक है. तो अब दिस इज द फर्स्ट उसूल या फर्स्ट स्टेप टू फाइनलाइज योर उसूल. अब इसमें आपने मतलब जो भी आपने जो प्रिंसिपल्स रखने वेबसाइट के, अब वो मैं सजेस्ट करता हूँ लोगों को कि क्या क्या करें. सबसे पहले तो आप ये करें, देखें स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन कभी भी ना रखें. ऐसा ना हो कि आप अगर लेट्स से लैपटॉप्स की बात कर रहे हैं तो एक लैपटॉप का आर्टिकल है /लैपटॉप्स अंडर, उसके बारे में अंडर 500 है, दूसरा /मोबाइल फिर लैपटॉप का है. मतलब स्कैटर ना करें आप. मोबाइल का जो डेटा है मोबाइल की डायरेक्टरी में रखें, लैपटॉप का. सिंपल कॉमन सेंस की बात है ना. यूजर कैसे उसको नेविगेट करेगा, कितनी आसानी से कर सकता है थ्रू द राइट परमालिंक्स, द राइट स्ट्रक्चर्स. दूसरा एक और बात जो मैं बहुत दफा कर चुका हूं अपने लाइव सेशन में भी, पॉडकास्ट में भी, बहुत लोग भी करते हैं इस बात को कि कंटेंट हमेशा ना अपना ओपिनियन कभी भी यूज ना करो, फैक्ट्स के ऊपर बात करो. अब ये मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ. गूगल जो है वो उसके 2 बॉक्सेस हैं कंटेंट को ऑप्टिमाइज या एनालाइज करने में. जब आप कोई भी कंटेंट लिखते हो ना तो गूगल क्या करता है, कंटेंट को काट देता है 2-3 उसमें से ना 2 हिस्से उसके करता है बेसिकली. पहला हिस्सा होता है ओपिनियंस का, दूसरा हिस्सा होता है फैक्ट्स का. ठीक है. ओपिनियंस को गूगल बड़ा डिफरेंटली एनालाइज करता है और फैक्ट्स को बहुत डिफरेंटली एनालाइज करता है, लेकिन जो फैक्ट्स का वेटेज है वो ओपिनियन से बहुत ज्यादा है. सो अब मैं इसको और डिटेल में अगर बताऊं कि फॉर एग्जांपल अगर आप लिख रहे हैं ना कि दिस लाइट दैट और दिस माइक इज द बेस्ट माइक, ये अब आपका ओपिनियन है. हु आर यू, आप माइक के एक्सपर्ट हो, आपने कहां से डेटा लिया. लेकिन अगर आपने बताया अकॉर्डिंग टू 500 एक्सपर्ट्स स्टडीड इन 2012 इन दिस यूनिवर्सिटी और दिस लैब और व्हाटएवर, इट केम आउट एज दिस माइक इज द बेस्ट माइक आउट ऑफ ऑल ऑफ देम आउट देयर. तो अब ये ओपिनियन से फैक्ट हो गया. जब ओपिनियन से बात फैक्ट पे आती है तो गूगल उस पर दूसरी बात कर ही नहीं सकता ना. अब तो फैक्ट है, अब आपने सच बात
की है। तो और ओपिनियन वाली बात ये होती है कि गूगल को उसको बड़ा क्रॉस चेक करना पड़ता है कि बात सच है कि नहीं है, क्योंकि गूगल के जो नॉलेज पैनल है, नॉलेज बेस है, उसके अंदर दुनिया के सारे फैक्ट्स पड़े हुए हैं। तो जब आप बात करते हैं दिस माइक इज बेस्ट, तो अपने नॉलेज बेस में जाके चेक करते हैं क्या ये बात सच है कि नहीं। उधर तो 50,000 और बातें हुई होती हैं, तो गूगल को ये डेटा सच नहीं लगता। जब सच नहीं लगता तो सबसे बड़ा गूगल का मसला ये है फॉल्स इन्फॉर्मेशन को टैकल करना। तो इस इन्फॉर्मेशन को कभी आगे आने नहीं देता। ये मैं छोटे से आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अगेन ये मैंने फैक्ट्स और ओपिनियन एग्जांपल दी है लोगों को समझने के लिए कि गूगल ट्रीट कैसे करते हैं इन दोनों को। तो हमेशा अपने जब भी आप कंटेंट प्लान बनाएं, जब भी वेबसाइट स्ट्रक्चर बनाएं, डू नॉट मिस कि आपने हमेशा फैक्ट्स को लिखना है, अपने रिसर्च को लिखना है, अपने नंबर को लिखना है, अपने परसेंटेज को लिखना है, नॉट जस्ट योर ओपिनियन। राइट। सो सलमान, एक दूसरा क्वेश्चन है, मैं थोड़ा जल्दी क्वेश्चन करूँगा टाइम की कमी की वजह से। बैकलिंक्स देना अच्छी बात है या नहीं? क्योंकि हम अक्सर बाहर की वेबसाइट को बैकलिंक नहीं देते कि यार मैं फ्री में क्यों बैकलिंक दूं। और डू फॉलो नो फॉलो का कंसेप्ट क्या अभी भी मैटर करता है या नहीं? यस, डू फॉलो नो फॉलो तभी मैटर करता है, वो तो एक वो है रिलेशंस है। बैकलिंक देखें देना भी चाहिए और नहीं भी देना चाहिए। अगर मैं सॉरी टू कट यू, बैकलिंक्स देना इन सेंस के मतलब आप एक आर्टिकल लिख रहे हैं, आपने कहा कि फैक्ट्स के ऊपर बात करें। अब फैक्ट्स बाहर से आपने स्टडी किया हुआ है, राइट? तो अपने उस सेंटेंस को स्ट्रेंथन बनाने के लिए आप उस वेबसाइट का सहारा लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू मैशेबल। तो इस किस्म का बैकलिंक्स देना चाहिए या नहीं? अच्छा, इस तरह का बैकलिंक आपको तब देना चाहिए ना तब जब वो खास यूनिवर्सिटी हो और उस यूनिवर्सिटी की खास रिसर्च हो। अब अकॉर्डिंग टू मैशेबल यू डोंट नीड टू टैग मैशेबल, क्योंकि अगर आप इस तरह करने लग गए और मैं आपको बोलो सारे के सारे आपके फैक्ट्स होने चाहिए तो 500 तो आपके एक्सटर्नल लिंक्स हो जाएंगे। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो स्ट्रक्चर में बात कर, फ्लो में बात कर रहे हैं ना, उसमें बस आपने मैशेबल का नाम लिख दिया एंड दैट्स परफेक्टली फाइन। लेकिन सेंटेंस जहां पर आपने डबल कोटेशन के साथ उनकी खास कोटेशन की है और वो कोई एक ऐसी यूनिवर्सिटी ऐसा डेटा जिसकी खास PDF है और उसको जरूरी है कि वहीं पर जाके उसको बंदा पढ़ सकता है, नॉट अकॉर्डिंग टू दिस दैट एग्जैक्ट एक स्टडी है, तो फिर आप उसको लिंक करें। राइट। पेड गेस्ट पोस्टिंग या गेस्ट ब्लॉगिंग की अगर हम बात करें, क्या आजकल भी जो है बैकलिंक्स मैटर करते हैं उस तरह से या नहीं? हमें बैकलिंक्स बाय करने चाहिए या नहीं? आपके 2 सवाल थे। खैर, बाय तो करने भी चाहिए, नहीं भी करने चाहिए। देखिए, मैं इसमें आई एम नॉट गूगल शीप टू से कि नहीं यार लिंक्स कभी भी नहीं खरीदने चाहिए क्योंकि गूगल ने मना किया है। क्योंकि जो लोग खरीदते हैं उनके काम करते हैं, इट वर्क्स आउट फॉर देम, आई बाय इट, आई यूज इट। तो आइडियली अगर आप गूगल से उससे पूछें कि करना चाहिए कि गूगल तो कहता नहीं करना चाहिए। आप मुझसे पूछे मैं तो कहूँ करना चाहिए, लेकिन अपने करने कैसे हैं वो उसका तरीका बड़ा अलग है मेरा दूसरे लोगों के साथ। दूसरे लोग क्या करते हैं, दूसरे लोग क्या ज़्यादातर मेजोरिटी जब भी किसी चीज़ को उन्होंने कहीं से बैकलिंक लेना होता है जाकर Href में देखते हैं उसकी कितनी ट्रैफिक है, कितना DR है, कितना AR है, उसमें कितने पेजेस बने हुए और ये उसको ना आप कर देते हैं, लिंक ले लेते हैं उससे कि वेबसाइट बड़ी जेन्युइन है। मेरा जो तरीका है, आई मेक श्योर माई लिंक्स ऑफ लिंक्स आर राइट, विच मीन्स के जो जिस वेबसाइट से मैं लिंक ले रहा हूँ उसके लिंक्स ठीक है कि नहीं। विच मीन्स कि उसको अगर मैं वेबसाइट है माइक के बारे में, मैं किसी वेबसाइट से लिंक ले रहा हूँ तो क्या उसको उस रिलेवेंट वेबसाइट से लिंक मिले हुए कि नहीं मिले हुए। सो आई डू नॉट जस्ट लुक एट द लिंक दैट आई एम गेटिंग, आई एम ऑल्सो लुकिंग एट द लिंक्स ऑफ द लिंक्स एंड स्पेसिफिकली उनके एंकर टैग्स, उनका कीवर्ड। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है वो है ट्रैफिक। क्या उस वेबसाइट पर ट्रैफिक है या नहीं है। अगर वो ट्रैफिक नहीं है और उसका DR 100 है तो दैट्स अ बुलशिट वेबसाइट, यू डोंट नीड टू गेट एनी पोस्ट और एनी लिंक फ्रॉम दैट बिकॉज देयर इज अ फेयर चांस गूगल माइट नॉट D-rank you because of that, but Google will not consider that। तो आपका एफर्ट, पैसे, टाइम उसमें जाया, सब कुछ जाया हो गया। सो आप बाप दादा परदादा तक जाते हैं कि भाई वेबसाइट और उसके बाद वाली वेबसाइट के लिंक सही है या नहीं है। वेल सलमान, बहुत सारे लोग जो है ना पेज पे कंटेंट लिखते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो कि ब्लॉग पोस्ट, जो कि नॉर्मल ब्लॉग कैटेगरी में जाके पोस्टिंग करते हैं। क्या पेजेस पे जो कंटेंट लिखा जाता है इसकी वर्थ होती है एफिलिएट वेबसाइट्स में? यस, बिल्कुल होती है। मैं देखें वो पेज जब वेब डॉक्यूमेंट गूगल स्क्रॉल करता है ना तो वो उसका HTML भी करता है। तो ये पोस्टो वाला जो HTML नहीं है, कुछ टाइम तक ना मैं इसको समझता था, ऐसे मेरी एक अजम्पशन थी कि मैं पोस्ट पे कंटेंट डालता हूँ, रैंक नहीं होता, पेज पे हो जाता है। तो वो ऐसा सच में होता भी था, काफ़ी दफ़ा मैंने क्या हो जाता था। अच्छा। तो खैर वो फिर मुझे इस तरह लगा, अभी ये कोई उस तरह की फैक्चुअल बात नहीं है, मुझे इस तरह लगा कि गूगल जो है ना पूरा पेज का सोर्स देखता है और उसकी यूनिकनेस पे जाता है। तो अब मेरी सारी पोस्ट के फॉर्मेट में थी, 1-2 मैंने पेज बनाया तो एक्स्ट्रा रैंक हो गया। लेकिन बहरहाल मुझे खुद ज़्यादा पसंद है पेज, क्योंकि मैं डिज़ाइनर हूँ नहीं, मुझे कोडिंग इतनी खास वो वर्डप्रेस की आती नहीं है और मैं फुल विथ पेज को पसंद करता हूँ। उसमें मेरा कंटेंट बहुत अच्छे तरीके से आता है, उसको मैं अच्छी तरीके से बात कर सकता हूँ, कम्युनिकेट कर सकता हूँ। तो मैं पेज को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। आप सारे पोस्ट जो है पेज पे डालोगे? नहीं, सारे नहीं। मैं मेन जो मेरा पेज होता है जिसको मैं पेज बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मेरा ब्लॉग है तो उसके अंदर हम ब्रांडीन ने कंसेप्ट को बोला था पावर पेज। एक ऐसा पेज होता है जो आपको पता होता है कि पिलर पेज जिसको लोग बोलते हैं। तो हाँ, तो वो मैं कोशिश करता हूँ जो मेरे इंपॉर्टेंट पेजेस
तो मैं पेजेस में बनाऊँ, ताकि उसको इजीली एडिट भी कर सकूँ मैं। राइट सलमान, बातें तो बहुत सारी है लेकिन टाइम की कमी की वजह से आई थिंक इतना ही इनफ है। हम इंशाल्लाह फिर कभी बैठ के इस पर डिस्कशन करेंगे। आपके लास्ट कोई सजेशन, फीडबैक फॉर द न्यूबीज एंड देन इसके बाद हम इसको वाइंड अप करते हैं। यार कोई इतना खास कोई फीडबैक तो नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज यू केम ऑफ गार्डेड। मैं एक ही बात करता हूँ और वही मैं इसको एक दोबारा रिपीट करूंगा कि rather than following people on the internet and thinking they are your masiha to find your solution or your way forward, you need to do your own research, experiment on your own, अपना आप सीखें, अपनी किताबें पढ़ें, अपनी डॉक्यूमेंट्रीज देखें, अपने नताइज पे खुद आएँ और इनसे भी फ़ायदा लें। ये these people are one of the mediums of learning, इनसे आप ज़रूर सीखें। लेकिन अगेन ब्लाइंड फॉलोइंग, ब्लाइंड किसी को ऐसा फॉलो करना है कि वो उसके अच्छे बुरे को ब्लर करके उससे फॉलो करना, उसमें मुझे उससे भी कोई मसला नहीं है। मुझे कोई हिपोथेटिकल बात, फिलोसॉफिकल बात नहीं कर रहा कि किसी को मत फॉलो करो, बुरी बात है, कर लो आपकी मर्जी। लेकिन उससे मसला मुझे ये कि उससे नॉलेज बंदे का बड़ा लिमिटेड हो जाता है। अब एक बंदे को फॉलो कर रहे हैं, उसकी लाइफ को या किसी चीज़ को देखने का जो नजरिया है वो आपसे बिल्कुल अलग हो सकता है, लेकिन आपको मजबूरन उसको फॉलो करना पड़ता है। तो फिर आप जब दूसरों को भी करते हैं तो आपके पास एक पूरा एक वाज़ेह एक स्पेक्ट्रम आ जाता है, जिसमें से आप डिसाइड करते हैं कि आपका कौन सा नजरिया, आपने किस तरीके से चीज़ों को देखना है। तो अपने एक्सपेरिमेंट करें, अपना सीखें, अपनी एक क्या कहते हैं एक कम्युनिटी इस तरह बनाए जिसमें लोग से डिस्कस करें और किसी ब्लाइंड फॉलोइंग का पीछा करना छोड़ें और ना शुरू करें। सो इसी से मेरा एक क्वेश्चन राइज होता है कि क्या आप पेड कोर्सेज वालों को सपोर्ट करते हैं या नहीं? आपको लगता है कि नॉलेज फ्री में शेयर होना चाहिए, कोर्सेज भी होने चाहिए? सो व्हाट यू यार, ये तो आपने वाली बात की है कि इज वाटर वेट, ऑफ कोर्स इट्स वेट, सो इट्स सेम लाइक कि मैं किसको सपोर्ट क्यों नहीं करूँगा। सबसे पहले इस पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ में अगर जाता हूँ और उधर मैं जाकर लाखों रुपए यूनिवर्सिटीज़ को देता हूँ और मैं वो बकवास सीखता हूँ कि जो मेरे ख्याल से मैं एक यूट्यूब की वीडियो में पूरा अपना सेमेस्टर सीख सकता हूँ। ठीक है, व्हाट इज़ मार्केटिंग, 4 P's ऑफ मार्केटिंग, व्हाट इज़ दिस, नेवर टॉकिंग अबाउट हाउ, ऑलवेज वट। और आप उसमें मिलियंस रुपीस देने के लिए आप तैयार हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, ठीक है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, उनका प्रैक्टिकल काम है, दैट आई रिस्पेक्ट ऑब्वियसली, लेकिन मैं जनरल बात कर रहा हूँ जो हमारा शोबा है खासतौर पे मार्केटिंग का, उस पर लाखों रुपए यूनिवर्सिटीज़ को दे देते हैं। एक बंदा बोलता है कि भाई चलो शायद वो आपको इतना अच्छा नहीं सिखाता, शायद उसके कोर्स में कुछ उसके काम में इतनी सफाई नहीं है जो आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन अगर एक बंदा एक एफर्ट कर रहा है और आपको प्रॉमिस करता है कि यार मैं आपको इस केपेबल बना सकता हूँ कि आप इतने पैसे कमा सकते हैं, आप ये स्किल सीख सकते हैं, तो ये वादा ही उन यूनिवर्सिटीज़ की पूरे कमिटमेंट से ज्यादा है। वो तो वादा ही नहीं करते ना। सो आई रियली अप्रिशिएट दोस गाइस जिन्होंने कोर्स बनाया है या कोर्स पे काम कर रहे हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये वो लोग हैं जो इसमें इस कम्युनिटी में इस तरह कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जिसका वादा हुक्मरानों ने और बाकी लीडर्स ने किया था, बट वो तो नहीं कर सके। हमारे जो एजुकेशन माफिया वो तो नहीं कर सके, तो ये लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। ऑफ कोर्स दे मेक मनी, ऑफ कोर्स दे गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट, बट व्हाई नॉट। दूसरी बात ये कि मेरा हमेशा से क्रिटिसिज्म हमेशा, देखिए वो वाली बात मैं आपको शुरू में बात की, इन चेंज इन थिंग्स लाइक दिस देयर आर ऑलवेज एजेंट्स हु इंप्रूव थिंग्स एंड आई क्रिटिसाइज मोस्ट ऑफ द टाइम, इवन आई हैव क्रिटिसाइज्ड यू एट टाइम्स के यार ये जो कोर्स आप में इसमें ये बात करो ये पुरानी बात है या ठीक बात नहीं है, बट इसका मकसद ये नहीं कि कोर्स प्रोवाइडर्स होने ही नहीं चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि अभी जितने इससे कोई 100 गुना और ज्यादा लोग होने चाहिए कि जो कंपटीशन भी हो और लोगों को फायदा मिले, क्योंकि इस टाइम पर अगर आप देखें ना, मिल मिला के पाकिस्तान की जितनी यूथ है उसमें से मुझे लगता है कि 2 करोड़ बंदा एक बंदे के हिस्से में आता है। अगर मेंटोर को अगर आप देखें तो ये कैपेबल ही नहीं है, इनमें इनकी कैपेसिटी वो नहीं है, कैपेबल तो है, कैपेसिटी नहीं है कि इन सबको कैटर कर सके। तो और मेंटर्स को भी आने की जरूरत है और कोर्स सेलर्स को आने की जरूरत है। बस मेरा हमेशा से ये एक नुक्ता रहता है कि भाई लोगों को ये साथ जरूर बताएं कि जो मैं आपको बता रहा हूं इसको खुद जाके भी वेरीफाई करना है और अपनी तरफ से सोचना है। लेकिन मैं ये हर एक से एक्सपेक्ट भी नहीं करता। सही जो बात है, ये तनकीद भी उन लोगों से होती है जिनका ज़रफ़त और जिनको बताने का मकसद ये होता है कि वो समझेंगे भी इस बात को। तो जिनके साथ मेरा कभी तो खैर कभी भी नहीं हुआ, लेकिन वैसे कभी हम फेसबुक पे इस तरह की बात कर देते, तो ये इसका मकसद होता है कि यार इसको इंप्रूव करें व्हेन इट कम्स टू एग्जिस्टेंस ऑफ देम, तो जितने अभी इससे 100 गुना ज़्यादा होने चाहिए। बेहतरीन। थैंक यू सो मच सलमान, बड़ा अच्छा लगा एंड आई होप कि आप लोगों को बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल चुके होंगे रिलेटेड टू SEO का। अगर आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो वो कौन से डू एंड डोंट्स है जिसका आपने ख्याल रखना है। इसी के साथ इस पॉडकास्ट को वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नई मुलाकात होगी नए पॉडकास्ट के साथ। आपके साथ अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। शेयर पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह पामान।